क्या आप जानते हैं कि शुद्ध हनी क्या होता है, उसकी क्या पहचान होती है और बी कीपर्स उसको निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, और मक्खियाँ उस हनी को कैसे प्रोड्यूस करती हैं? अगर नहीं तो मेरे साथ चलिए इस जर्नी पर, जहाँ हम इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। वो वीडियो ऑन हो गई है तो जब मैंने बी कीपिंग की शुरुआत करी तब तो पता ही नहीं था कुछ, पर जैसे जैसे डिस्कवर किया दो बातें समझ में आई। एक, अच्छा हनी प्रोड्यूस करना आसान नहीं है, और दूसरा, यहाँ बहुत कुछ है जिसको ठीक किया जाना चाहिए। वो बड़ा वाला छेद। हाँ ये दिख रहा है? हाँ, ये इमरजेंसी सेल है। इमरजेंसी सेल। इमरजेंसी सेल जब डब्बा क्वीनलेस हो जाता है हाँ किसी वजह से, हाँ, तो बीज अपने लिए एक क्वीन सेल बना लेती हैं जिसमें से क्वीन निकलती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में शायद मैक्सिमम लोग इस बात को जानते ही नहीं है कि अच्छा हनी निकालने के लिए एक बी कीपर को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। इस इशू को और डीपली समझने के लिए वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कांगड़ा। इसी ब्यूटीफुल टाउन में लोकेटेड है सुरेंद्र जी का घर, जो कि हमारे होस्ट हैं। सुरेंद्र जी 28 साल से बी कीपिंग कर रहे हैं। एक गरीब परिवार में जन्मे सुरेंद्र जी ने कमर्शियल बी कीपिंग में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। अब उनका बेटा विशाल भी इस फील्ड में उतर पड़ा है। हम कोशिश करेंगे कि हम सुरेंद्र जी और विशाल के मुंह जबानी ही इस इशू को और बेटर तरीके से समझें। अच्छा, आपने जब ये स्टार्ट किया था तो आपको दिक्कत नहीं है कि मतलब ये कुछ सरकारी वगैरह तो उतना कुछ सिखाते नहीं है, तो आपने फिर सीखा कैसे? किसने नहीं, सरकार ने सिखाता। सीखने के लिए बंदे को, इंसान को वही ना आपका कि जज्बा जिंदगी में सीखना है कुछ, और वक्त सिखाता है इंसान को। सही बात। सरकार की तरफ से भी हमारे बी कीपर्स को कुछ खास मदद नहीं मिलती है, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे कोई एडवाइजरीज हो। सीजन के टाइम पर जब नेक्टर और पॉलन का फ्लो काफी ज्यादा होता है, उस समय कोई रिसर्च सपोर्ट हो, या हमारे पहाड़ों में जो जंगल में आग लगती है उसके प्रति पहले से ही चेतावनी देना हो, ये सारी चीजें हमें सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के साथ में जो नए चैलेंजेस हमारे बी कीपर्स को आ रहे हैं उनको भी एड्रेस करने में बी कीपर्स बेचारे अकेले से पड़ जाते हैं। और इस इनसिक्योरिटी के वातावरण में एक कम्युनिटी का भाव पैदा करने में भी बड़ी मुश्किल होती है। एक बी कीपर दूसरे बी कीपर का साथ देने में झिझकता है, क्योंकि हर कोई अपने सर्वाइवल पे लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में अनफॉर्चुनेटली हमारे बी कीपर्स अलग थलग पड़ जाते हैं। नेचुरली हमारा हनी का प्रोडक्शन
और उसकी क्वालिटी इस वजह से भी कॉम्प्रोमाइज होगी। हमारे देश में अक्सर बी कीपिंग शौक के लिए नहीं करी जाती। अक्सर परिवार उस कमाई पर फलता फूलता है जो कमाई उस बी कीपिंग से आती है, और बीमारियां हो, हरामियां हो, हर सिचुएशन में उसी बी कीपिंग की कमाई काम आती है। कभी कोई बीमार पड़ जाए, कभी किसी का किडनी का ऑपरेशन हो, जैसे इस परिवार के साथ हुआ। घर की महिला को 11 साल पहले किडनी की जरूरत पड़ी, जो कि सुरेंद्र जी ने अपनी किडनी उनको दी। उसमें भी अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ। जब ऊपर वाला बीमार देता तो उसके निपटने के लिए भी पूरा ही साथ ही देता है। ये मैंने आज तक जो भी करे अभी कीपिंग से करे। क्लाइमेट चेंज की वजह से और रिडक्शन इन फ्लोरा की वजह से अब हमारे बी कीपर्स को काफी दूर दूर अपनी कॉलोनीज को माइग्रेट करना पड़ता है। 1000 किलोमीटर की माइग्रेशन हमें कोटा, चित्तौड़, शिवपुरी। जो हम गंगानगर जाते हैं ना, यहाँ से 1 लाख रुपया खर्चा है आने जाने का। सिर्फ जाने का एक ही तरफ का ट्रांसपोर्ट। पहले ट्रांसपोर्ट थोड़ी सस्ती थी, ट्रांसपोर्ट खर्चा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट क्या वजह तेल महंगा है। हिमाचल तो समझ लो आप पतन के कगार पे, हिमाचल का बी कीपर पतन के कगार पर, ये खत्म हो रहा है। बी कीपिंग करते हुए सुरेंद्र जी को हो गए करीब करीब 28 साल। एक समय था उस जमाने में जब हमारी प्रकृति आज के कंपैरिजन में काफी ग्रीन हुआ करती थी। क्लाइमेट चेंज का असर उस लेवल पे फील नहीं होता था जैसा आज हो रहा है। आज जो फ्लोरा बी कीपिंग के लिए फॉर फॉरेजिंग जरूरत पड़ती है, वैसा उस जमाने में नहीं था। उस जमाने में काफी ज्यादा था। अब नेचुरली जब फ्लोरा ज्यादा होगा, फूल ज्यादा होगा, पराग ज्यादा होगा, तो हनी ज्यादा होगा, हनी ज्यादा होगा तो कमाई ज्यादा होगी। अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज की वजह से चीजें इतनी गड़बड़ा चुकी हैं कि आज हमारी बी कीपिंग हिमाचल जैसे स्टेट में भी लगभग खत्म सी होती जा रही है। नहीं, जैसे पिछले साल तो इतने हालात थे कि खर्चे पूरे हुए नहीं है। पिछले साल तो बहुत बुरे हालात। लोगों को क्या कहने, मैंने खुद जेब से लगाया हुआ है। इंडिया में एथिकल बी कीपिंग काफी कम हो गई है, बहुत सारे एडवर्स फैक्टर्स की वजह से। एथिकल बी कीपिंग का गोल्डन रूल है, यूज थिंग्स ओनली व्हेन दे आर नीडेड। जब दवाई की जरूरत हो तभी दवाई करना, वो भी सही अमाउंट में, और जब लीन सीजन हो तभी बीज को फीड कराना, so that they can survive। ऑफ सीजन में जब बीमारी आएगी तो ट्रीटमेंट तो है ही है। नहीं, वो तो करना पड़ता है। वो ही दवाई करो जो जितनी की जायज है। कि ऑफ सीजन में उसकी जरूरत है तो कर लो। आप फ्लो चल रहा है और उसमें आप कोई भी दवाई करें तो गलत कर रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए। फीडिंग हमें मक्खी का पेट भरने के टाइम ही करनी चाहिए, हर वक्त फीडिंग में नहीं करानी। जरूरत है तो कराओ। अब हमारा फ्लो चल रहा है और हम अपना स्वाद बढ़ाने के लिए दे थैल लिया कुछ करे तो वो गलत नहीं। इसके लिए कसूरवार जो है बी कीपर नहीं है, ये ट्रेडर, एक्सपोर्टर, इसके जिम्मेवार मैं तो नहीं को मानता, क्योंकि क्वालिटी का पैसा नहीं देते। इस बी कीपिंग पजल का एक बड़ा पीस होता है वो लोग जिनको हम अक्सर अड़तिया बोलते हैं, मिडिलमैन बोलते हैं, एक्सपोर्टर्स बोलते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि अपने मर्जी के हर साल रेट खोलते हैं। उन रेट्स पर हमारे बी कीपर्स का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये वही लोग होते हैं जो लोग बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि बल्क में हनी को प्रोक्योर किया जाए, उनको एक सर्टेन वे में प्रोसेस किया जाए, और उन कंपनीज के बड़े बड़े मार्केटिंग बजट्स के थ्रू इन सारे प्रोडक्ट्स को पैकेज करके और मार्केट में पुश किया जाए। और इनफैक्ट ये तक बोला जाए कि ये प्रोसेस्ड हीटेड हनी हमारे लोगों के लिए अच्छा होता है। असल में यदि हमें अच्छा हनी खाना है तो हमें अनप्रोसेस्ड रॉ हनी को चूज करना चाहिए, और उसके लिए ये भी जरूरी है कि हम बी कीपर को सही पैसा दें, क्योंकि ये मिडिलमैन
उनको सिर्फ एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि हम पैसा देंगे, आप हमें क्वालिटी दो, तो बी कीपर देगा नहीं। सबसे ज्यादा जो कर दिया हमारा बी कीपर का जो ये कर रहे हैं ना, ये शोषण, ये सिर्फ कर रहे हैं। सिर्फ इन लोगों ने बैन कर दिया था, करा है सरकार ने तो बैन करे। अपने हिंदुस्तान में क्या नहीं होता है भाई, पीठ पीछे सब काम चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली हनी के बारे में बड़ी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। उसमें से एक बड़ी भ्रांति ये है कि शुद्ध हनी जमता नहीं। रियलिटी इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। इंडिया में मैक्सिमम लोगों का ये पता नहीं है कि जो अपना प्योर हनी है वो क्रिस्टलाइज होता है, क्योंकि ये जो ना कंपनी है उनके पास वो गर्म कर देती है, उनका जमता नहीं है। तो अब वो पूछते हैं कि इनका क्यों नहीं जम रहा और आपका क्यों जम रहा है। मैक्सिमम कंपनी अब कर रही है कि वो लिख रही है ऊपर, पर इतना छोटा लिखती है ताकि किसी को पता ना चले। सबसे बड़ी बात है वो इतना बड़ा लिखे कि जमेगा शायद, और हिंदी में लिखे। मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं होगा, कोई पढ़ता नहीं है, ताकि बड़ा बड़ा लिखे ना। घी भी जमता है, हनी भी जमता, ये जमेगा ये। अगर हीट कर दो उसको तो नहीं जमेगा ये। और हनी को हीट करना अच्छी बात होती नहीं वैसे। हनी हीट करो तो फिर हनी में रह क्या जाता है? हाँ, तो फिर तो वो उसकी नेचुरल चीज तो सब कुछ खत्म, वीवैक्स अंदर जलेगी, सब कुछ अंदर जल जाएगी। तो हनी थोड़ी रहा वो। अगर हम अपनी बॉडी में कुछ अच्छा ही नहीं लेना चाहते तो वो चीज है ही नहीं इसमें, गर्म कर दिए तो। यदि आप शुद्ध हनी जो कि रॉ और अनप्रोसेस्ड है उसको लेंगे तो सर्दियों में वो जमेगा ही जमेगा। उसके कई कारण। बेसिक केमिस्ट्री यदि हम छोटे में जो पढ़ते थे उसको याद करें तो कोई भी लिक्विड जिसमें एक सॉल्यूट पड़ा है, यानी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट हो, और यदि वो उसके सैचुरेशन लिमिट से ज्यादा हो जाए तो सर्दियों में वो जमेगा। ग्लूकोस और फ्रक्टोस दो ऐसी चीजें होती हैं जो कि हनी में होती हैं, और जब सर्दी आती है तो वो सैचुरेट हो जाता है और ग्लूकोस मोनोहाइड्रेट के फॉर्म में वो जम जाता है। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप उसको या तो धूप में रख दें या फिर गर्म पानी में थोड़ी देर तक रखे रहने दें। हाँ, पानी बॉइलिंग नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर में, घंटा डेढ़ घंटा में वो पिघल जाता है। और किसी को यदि पिघला हुआ हनी खाने का शौक है तो वो वैसे खा सकता है, लेकिन जमा हुआ हनी भी वही शुद्धता रखता है जो पिघला हुआ हनी। मधुमक्खी की दुनिया भी बड़ी सिंपल नहीं होती। इतने बड़े डब्बे में हजारों मक्खियां होती हैं, हर एज ग्रुप की मक्खियां होती हैं। हर एज ग्रुप की मधुमक्खी का अपना एक अलग रोल होता है। जैसे कुछ मक्खियां फोरेज करती हैं नेक्टर के लिए, कुछ मक्खियां उनको ग्रहण करती हैं, कुछ मक्खियां उस ग्रहण किए हुए नेक्टर को अंदर लेकर जाकर स्टोर करती हैं, कुछ मक्खियां उस पॉलन को लेकर पैक करती हैं उन सेल्स में जो कि छत्ते होते हैं। और इन सारी चीजों को करने के अलावा भी बहुत से रोल्स होते हैं जिनको ये मक्खियां निभाती हैं। नेक्टर देखो कितना अच्छा चल रहा है। नेक्टर कैसे मालूम चल रहा है? ये दिख रहा है नेक्टर भरा भरा शीशे जैसा। अच्छा, ये रोशनी चमक रही है। हाँ, नेक्टर है पूरा। यहाँ अच्छा नेक्टर चल रहा है इसका मतलब। दिख रहा है नेक्टर। अब सवाल ये है कि ये नेक्टर का करती क्या है? जिस नेक्टर को ये लेके आती हैं वो हनी नहीं होता। असल में ये बीज अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती हैं जिसको जब ये नेक्टर में मिलाती हैं तो नेक्टर की कॉम्प्लेक्स शुगर्स सिंपलर शुगर्स में ब्रेक डाउन हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब ये लेकर आती हैं तो नेक्टर के अंदर सुक्रोस होता है, पर जब सुक्रोस के अंदर इन्वर्टेज और डायस्टेज को मिलाया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इवेंचुअली ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। अब हनी हमारे लिए यूजफुल है कैसे? वो हमारी हेल्थ को कैसे बेनिफिट करती है? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसर्च ये बताती है कि हनी में ऐसे बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं जैसे फ्लेवोनॉइड्स, एक रेंज ऑफ फिनोलिक एसिड्स जो कि हमारी हेल्थ को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। जैसे हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हमारा बीपी, जो बीटा सेल्स होते हैं हमारे जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी, उनको रीजनरेट करना, हील करना, आपका बॉडी मास इंडेक्स को रिड्यूस करना या बैलेंस में लेके आना, आपकी सेटाइटी को बढ़ाना ताकि आप वेट लूज कर सकें। एंटीऑक्सीडेंट्स से भरा हुआ हनी हमारे सेल मेम्ब्रेन्स का प्रोटेक्शन करता है। जो भी डैमेज, स्ट्रेस और गलत लाइफस्टाइल या एक ऐसी लाइफस्टाइल जो कि आजकल शहरों में प्रचलित है उसके कारण होता है, उसको रिड्यूस करना, यानी एजिंग प्रोसेस को रिड्यूस करना। इस तरीके की चीजें रॉ हनी, रॉ और शुद्ध हनी में पाई जाती है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। हनी की गुणवत्ता बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे जब आप हनी हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें मॉइस्चर कितना है, या वो हनी प्रोसेस्ड है कि रॉ है, आपने उसे हीट तो नहीं किया, आपने उसे बहुत ज्यादा छाना तो नहीं, क्योंकि छानने से उसमें जो पॉलन होता है जो कि प्रोटीन और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भंडार होता है, एक सुपर फूड होता है,
वो छन जाता है और उससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत रिड्यूस हो जाती है। या आपकी कंडीशंस ऑफ द हाइव कैसी है, क्या आपने फ्रेम्स को अच्छे से रोटेट किया है कि नहीं किया है, क्या आप बहुत ज्यादा पुराने फ्रेम्स तो यूज नहीं कर रहे हैं, या फिर सोर्स ऑफ द नेक्टर क्या है। यदि बी लीची के फ्लावर पे बैठी है तो जो नेक्टर लेके आएगी और उससे जो हनी बनाएगी वो लीची हनी कहलाएगा। लेकिन प्रोफेशनलिज्म सिर्फ इतना ही नहीं हमें बाध्य करता कि हम सिर्फ इतना ही ध्यान रखें। ये बहुत जरूरी है कि कस्टमर और कंज्यूमर्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हम ना सिर्फ ये इंश्योर करें कि ये सारे पैरामीटर्स को फॉलो किया जा रहा है, बल्कि ये भी इंश्योर करें कि हम कुछ ऐसे सिंपल बट इफेक्टिव साइंटिफिक टेस्ट का सहारा लें जिसके थ्रू हम ये 100% इंश्योर कर सकें कि जो हनी हम यूज कर रहे हैं उसमें किसी तरीके का कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है। हनी की साइंटिफिक टेस्टिंग अपने आप में एक वास्ट और एक कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है। इसको समझने के लिए हम लोग आए हैं संजौली कॉलेज, जहां पर शिवानी कपरेट जी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जूलॉजी डिपार्टमेंट में, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटीज और कितने टाइप के टेस्ट होते हैं और ऐसे टेस्ट क्या अवेलेबल है जिनके थ्रू हम ये जान सकते हैं क्या हनी के अंदर किसी भी तरीके का एडल्ट्रेशन यानी सिरप का या शुगर का एडल्ट्रेशन किया गया है या नहीं किया गया। वैसे स्पेसिफिकली हम 12 टेस्ट करते हैं। कुछ इसमें फिजिकल टेस्ट होते हैं और कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं। फिजिकल टेस्ट में आपके आ जाते हैं सिंपल पीएच हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर से कंडक्टिविटी हो गया, एंड देन यू हैव द कलर दैट इज मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मेजर कर लेते हैं आप, एंड देन यू हैव आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाता है। तो ये फिजिकल पैरामीटर्स के टेस्ट हैं जो सिंपल आपके इंस्ट्रूमेंटेशन से हो जाते हैं। देन यू हैव केमिकल टेस्ट जिसमें आपका FSTG रेशियो आ जाता है, TRS दैट इज टोटल रिड्यूसिंग शुगर्स का टेस्ट आ जाता है, एंड देन यू हैव प्रोलीन अमीनो एसिड है जो हनी में आपका 180 मिलीग्राम से ऊपर होना चाहिए। तो वो आपका एक केमिकल पैरामीटर है। और ये जो सारे पैरामीटर्स हैं लाइक यू हैव pH, यू हैव कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, FSTG रेशियो, TRS, प्रोलीन कंटेंट, एसिडिटी भी होता है, एक मॉइस्चर कंटेंट होता है। मॉइस्चर कंटेंट आप सिंपल एक रिफ्रैक्टोमीटर से मेजर कर सकते हो, एंड देन यू हैव सुक्रोज टेस्ट ऑल्सो। ये सारे आप टाइट्रेशन से कर सकते हो। दीज आर द पैरामीटर्स दैट आर यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग द ऑथेंटिसिटी एंड द क्वालिटी ऑफ हनी। और इसमें हम लोगों ने सबसे एक शॉर्ट टेस्ट होता है पायस टेस्ट, जिससे अडल्ट्रेशन का पता लगता है। उसको हम डाइथाइल ईथर के साथ एक प्रोसीजर के थ्रू करते हैं, एंड उसमें हम रिसोसिनॉल डालते हैं। इफ इट गिव्स दैट चेरी रेड कलर, दिस शोज कि उसमें आपका सुक्रोज जो आपका अडल्ट्रेटेड शुगर है वो उन्होंने ऐड किया हुआ है आपके सप्लायर ने। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिको केमिकल पैरामीटर्स के अलावा यू हैव अ टर्म विच इज नोन एज मेलिसोपैलिनोलॉजी। आपको कोई भी बायर है वो खरीदा है, उसने बोला है कि मुझे छिछड़ी लेना है, बिकॉज छिछड़ी जैसे कुछ प्लांट्स है, यू हैव छिछड़ी, यू हैव यूकलिप्टस, यू हैव ब्लैक अजवाइन, दीज हैव देयर मेडिसिनल वैल्यू दैट गेट्स इन्फ्यूज्ड इन द हनी। तो ऑब्वियसली दैट हनी इज हाईली प्राइस्ड, और वो आपको 1700 का 250 ग्राम बेच रहा है, एंड देन दे सेइंग कि ये छिछड़ी है या यूकलिप्टस है। और कई बार ऐसा होता है कि उसमें वो चीज होती ही नहीं है। तो वो जो पोलन एनालिसिस आप हनी में करते हैं उसको हम बोलते हैं मेलिसोपैलिनोलॉजी। तो दैट इज ऑल्सो डन, एंड थ्रू द स्लाइड्स वी आइडेंटिफाई द पोलन, और पोलन से हमें पता लग जाता है कि जो हमें उस सप्लायर ने हनी बेचा है कि वो छिछड़ी का है कि यूकलिप्टस का है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चूंकि शिवानी जी की लैब में आ ही चुके थे, तो वी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड वी सबमिटेड आवर हनी सैंपल्स, जो कि हम अपनी एपीआई से लेके आए थे। हमने डिसाइड किया कि इन सारे टेस्ट के थ्रू हम अपने सैंपल्स को भी गुजारेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। क्या हमारे सैंपल्स, हमारी एपीआई के सैंपल्स उतने ही प्योर हैं जितने हम क्लेम करते हैं। पहले नंबर आया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। FSSAI के मानकों के हिसाब से हमारा सैंपल वाज विद इन लिमिट्स। So this is within the range because it should be less than 0.8 millisiemens. So this is 0.379. So this is within range. अगला नंबर था pH यानी एसिडिटी मेजरमेंट का, एंड वी पास्ड। So this is nearly 5.6.
Again, it is within the ranges. Range is 3.9 to 6.1. That is set by FSSAI. Next was specific gravity. What we got was 1.34. Again, it was within the range. ये specific gravity के लिए we have these bottles. These are specific gravity bottles. हम इसमें 50 ml की लेते हैं because honey is dense, तो वो obviously डलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अगला नंबर था पॉलन एनालिसिस का. थोड़ा ढूंढना पड़ा, पर हमारे यूकलिप्टस हनी के कंफर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड ट्रायंगुलर पॉलन आखिर मिल ही गया. एंड फाइनली नंबर आया फाहेज टेस्ट का. वो चेरी रेड कलर जो कि शुगर एडल्ट्रेशन को इंडिकेट करता है, हमारे सैंपल्स में नेगेटिव ही रहा. पता तो पहले से ही था, टेस्ट ने जस्ट कंफर्म कर दिया कि हमारे सैंपल्स प्योर हैं. आई वॉज हैप्पी कि आखिर इतनी कवायद से कम ये इंश्योर तो कर ही पाए कि हनी प्योर रहे. इस यात्रा में हमने बहुत सारी चीजें देखी. हमने ये जानने की कोशिश करी कि हमारे बी कीपर्स किस परिस्थितियों में काम करते हैं. ये भी जानने की कोशिश करी कि एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर हम कैसे इंश्योर करें कि वो हनी प्योर है. एम्पेरिकली हम कैसे जांचें कि जो हनी हम खा रहे हैं और जिसके इतने बेनिफिट्स हैं वो एक्चुअल में वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं. कंक्लूजन ये है कि यदि हमें अच्छा हनी खाना है तो हमारे बी कीपर्स को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें अपने रेगुलेशंस को टाइट करना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट एज अ कंज्यूमर हमें जागरूक होना पड़ेगा इस तरह की भ्रांतियों में ना पड़कर कि एक हनी जो कि जमता है, जो कि उसका नेचुरल प्रोसेस है, वो सिंपली जमने की वजह से अशुद्ध हो गया. ऐसी भ्रांतियों में पड़कर हम एक ऐसा सब्सटेंस जो कि बिल्कुल नेक्टरली है, जो कि बिल्कुल संजीवनी के समान है, हम उसके हेल्थ बेनिफिट से अपने आप को महरूम कर देते हैं. आई होप कि ये डॉक्यूमेंट्री, ये वीडियो आपके काम आएगा इंश्योर करने में कि हनी को आप डेली डाइट में जरूर शामिल करें.